आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है उदारवादी चरण, जिसे नरमपंथी विचारधारा भी कहा जाता है। तो इनका समय काल 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है उग्रवादी चरण, जिसे गर्मपंथी विचारधारा माना जाता है और इसका समय काल 1905 से 1919 तक माना जाता है। और तीसरा है गांधीवादी चरण, तो इनका समय काल 1919 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 2 से 4 प्रश्न निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कहानी की तरह पढ़ेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आज उदारवादी चरण, नरमपंथी विचारधारा, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक चला। अगले क्लास में उग्रवादी चरण को कवर करेंगे, यानी कि गर्मपंथी विचारधारा, और नेक्स्ट पार्ट में गांधीवादी चरण को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। उदारवादी चरण, नरमपंथी विचारधारा 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा। तो भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 ईस्वी तक के चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्य उदारवादी नेता के हाथों में रहा। यह नेता उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विद्रोह प्रदर्शन में विश्वास करते थे। जो उदारवादी चरण के नेता थे, यह अहिंसक यानी कि हिंसा न करना और उदारवादी नीतियों का समर्थन करते थे। विचारधारा एवं कार्य प्रणाली, उदारवादी चरण के जो विचारधारा था और उनके जो कार्य प्रणाली थी उनके बारे में देख लेते हैं। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता, क्रमिक सुधार, शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। जो उदारवादी चरण के नेता थे, यह अंग्रेजों की न्यायप्रियता, क्रमिक सुधार, शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। वह हिंसा को समर्थन नहीं देते थे। इन्होंने विरोध हेतु संवैधानिक तरीकों को अपनाया था। इन्होंने अपना विरोध हेतु संवैधानिक जो तरीके होते थे इन्हें अपनाए थे। उदारवादी नेता को ब्रिटिश संसद पर पूर्ण विश्वास था। जो उदारवादी चरण के नेता थे, इन्हें ब्रिटिश संसद पर पूरी तरह से विश्वास था कि इनके आगे हम अपना पक्ष को रखेंगे और ये हमारे विचारों का समर्थन करेंगे। तो नरमपंथी नेताओं का मानना था कि याचिकाओं, प्रस्ताव, प्रतिनिधि मंडल और बैठकों के माध्यम से जनता की मांगों और जनता के विचारों को अंग्रेजों के सामने पेश करने पर उन्हें न्याय मिलेगा। ठीक है ना। जो उदारवादी चरण के नेता थे, यह याचिका, प्रस्ताव और प्रतिनिधि मंडल और बैठकों के माध्यम से अपनी जनता की मांगे को ब्रिटिश संसद में पारित करते थे और इनका मानना था कि यह हमें न्याय देंगे। इन्होंने 2 पत्तियों को नियोजित किया। पहला, एक मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना और इस आम राजनीतिक सवालों पर उन्हें एकजुट करना। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को अपनी मांग की तर्ज पर सुधार लाने के लिए राजी करवाना। ये 2 पद्धति इन्होंने नियोजित किए थे। तो जो नरमपंथी के नेता थे, इन्होंने 3 विधियों को अपनाया था। तो चलिए देख लेते हैं। नरमपंथियों की विधि को 3P के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रे, जिसे प्रार्थना कहा जाता है। दूसरा पिटीशन यानी कि याचिका, और तीसरा प्रोटेस्ट यानी कि विरोध। तो यह
3P को वह अपनाए थे, प्रार्थना, याचिका और विद्रोह। इन्हीं पर उन्हें न्याय मिलता था। तो चलिए देख लेते हैं उदारवादी चरण के नेता कि कौन कौन उदारवादी चरण के नेता थे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए कौन से उदारवादी चरण के नेता है और कौन से उग्रवादी चरण के नेता है। तो उदारवादी यानी कि नरमपंथी नेता तो दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बसु, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डॉक्टर रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिननशा ई वाचा, रमेश चंद्र दत्त और मनमोहन घोष। तो ये सभी नरमपंथी नेता है। तो आपको तो ये सभी याद नहीं रहेंगे, तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ गर्मपंथी नेता को याद रखना है, क्योंकि जो गर्मपंथी नेता है यह मुख्यतः 4 ही है। तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो यह 4 नेता है जो कि गर्मपंथी नेता है। प्रथम 3 को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है और बिपिन चंद्र पाल है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। तो आपको तो आसानी से याद हो गया कि उग्रवादी चरण के नेता कौन कौन हैं, लाल बाल पाल और एक अन्य अरविंद घोष। ठीक है ना। तो उग्रवादी चरण के नेता को आप याद रखेंगे तो अपने आप आपको उदारवादी चरण के नेता याद हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं नरमपंथी नेता और गर्मपंथी नेता में क्या अंतर थे। जो नरमपंथी नेता थे और गर्मपंथी नेता थे, इनमें क्या क्या अंतर था। नरमपंथी यानी कि उदारवादी नेता, गर्मपंथी यानी कि उग्रवादी नेता। तो पहला है नरमपंथी नेता भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे, और जो गर्मपंथी नेता थे यह स्वराज चाहते थे और यह अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। जो नरमपंथी नेता थे यह अंग्रेजों पर विश्वास करते थे और जो गर्मपंथी नेता थे यह अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे और अपना स्वराज चाहते थे। दूसरा है नरमपंथी नेता संवैधानिक तरीके जैसे प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियासत प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है ना। वही गर्मपंथी नेता जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है। जो नरमपंथी नेता थे यह संवैधानिक तरीकों को अपनाते थे, वही उग्रवादी नेता आंदोलन, बहिष्कार आदि चलाते थे। तीसरा है उदारवादी नेता पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। जो नरमपंथी चरण के नेता थे यह पश्चिमी संस्कृति को अपनाना चाहते थे और इसी पर भारत का निर्माण करना चाहते थे, परंतु जो गर्मपंथी के नेता थे यह प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे तथा पश्चिमी संस्कृति को नीचा समझते थे। ठीक है ना। जो नरमपंथी नेता थे यह पश्चिमी शिक्षा को अपनाना चाहते थे, वही जो गर्मपंथी नेता थे यह पश्चिमी शिक्षा को नीचा समझते थे और भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। आगे देखते हैं। चौथा है उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, वही उग्रवादी आंदोलन को मध्य व निम्न मध्यम वर्ग तथा सामान्य जनता तक ले जाना चाहते थे। ठीक है। जो उदारवादी नेता थे यह राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग के साथ करना चाहते थे, परंतु जो गर्मपंथी नेता थे यह निम्न वर्गों के साथ आंदोलन करते थे। और पांचवा है उदारवादी नेता धर्म निरपेक्षता को समर्थन देते थे, वही उग्रवादी नेता धर्म के साथ राजनीति को जोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे। तो ये सभी इनके अंतर है गर्मपंथी और नरमपंथी में।
तो इसके बाद है उदारवादी नेताओं की प्रमुख मांगे। जो उदारवादी चरण के नेता थे यानी कि नरमपंथी नेता, इनकी क्या क्या मांगे थे इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इनकी संवैधानिक मांगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। पहला है प्रशासन में भारतीय की भागीदारी बढ़ाई जाए, यानी कि जो प्रशासनिक इकाई था इसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। दूसरा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। ठीक है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है इसका पृथक्करण किया जाए। तीसरा, केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। चौथा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। पांचवा, उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय हो। जो भी उच्च पद थे इन पर भारतीयों को निर्वाचित करने का प्रावधान दिया गया। छठा, बजट पर नियंत्रण हो। आर्थिक मांगे यानी कि इकोनॉमिक डिमांड्स। तो नमक कर और चीनी शुल्क समाप्त किया जाए, ये उनकी मांगे थी। जो नमक कर था और चीनी पर अधिक शुल्क था तो इसे समाप्त किया जाए। सेना के खर्च के लिए कमी की जाए। जो उस समय सेना थे इन पर ज़्यादा खर्च किया जाता था, तो इनका मांग था कि सेना पर जो अत्यधिक खर्च हो रहा है इसे कम किया जाए और जो खर्च कम होगा इसे भारतीय शिक्षा पर लगाया जाए। भू राजस्व में कमी की जाए जिससे किसानों का बोझ कम हो सके। जो भू राजस्व है इसमें कमी की जाए जिससे किसानों का बोझ कम हो। जो उस समय किसान थे इन पर बहुत ज़्यादा लगान लगाया जाता था, तो इनकी यह भी मांग था कि लगान को कम किया जाए। चौथा, कृषकों के लिए बैंक की मांग। ठीक है ना, कृषक थे इनके लिए बैंक की मांग की गई। इसके बाद है प्रशासनिक मांगे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित किए जाए, यानी कि जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है यह सिर्फ इंग्लैंड में होता था, तो इनकी यह मांग थी कि यह परीक्षा एक साथ ही आयोजित किया जाए। स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दी जाए। जो भी स्थानीय रियासत है इसे अत्यधिक शक्ति दी जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है इसे भी बढ़ाया जाए। इसके बाद 1878 के शस्त्र और लाइसेंस अधिनियम का सुधार हो। जो 1878 में शस्त्र और लाइसेंस अधिनियम लगा था इसमें सुधार किया जाए। बगान श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार की जाए। जो उस समय बगान श्रमिक थे इनके कामों का बोझ बहुत ज़्यादा था, इनको बहुत समय तक काम करने के लिए कहा जाता था, यानी कि ओवर टाइम। विदेश में भारतीय मजदूर का बेहतर इलाज किया जाए। कल्याण पर व्यय में वृद्धि की जाए। ये सभी उनकी प्रशासनिक मांगे थी। इसके बाद है नागरिक अधिकारों की मांग यानी कि सिविल राइट्स डिमांड। संघ बनाने का अधिकार इन्हें प्राप्त हो। भूषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और स्वतंत्र प्रेस का अधिकार हो। ये सभी इनकी नागरिक अधिकारों की मांग थी। तो चलिए देख लेते हैं उदारवादी चरण की उपलब्धियां, यानी कि इन्हें कौन कौन सी अचीवमेंट मिला। इन्होंने एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा की जिससे सभी राष्ट्रवादी नेता को एक मंच पर लाने में सफल रहे। ठीक है ना, इन्होंने इसके साथ ही राष्ट्रीय जागृति को पैदा किया जिस कारण जो राष्ट्रवादी नेता थे यह एक मंच पर आने में सक्षम हो गए। 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई। इसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। ये सभी उदारवादी चरण की उपलब्धियां थी। इन्होंने जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव का भी उजागर किया था।
जो उदारवादी चरण के नेता थे, इन्होंने जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को भी उजागर किए थे। इन्होंने उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के विचार को लोकप्रिय बनाया और लोगों को उसी तर्ज पर प्रशिक्षित किया। इसके बाद है भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये सभी उदारवादी चरण के उपलब्धियां थी। तो चलिए देख लेते हैं उदारवादी चरण की आलोचना, यानी कि क्रिटिसिज्म। इनकी आलोचना क्यों होना प्रारंभ हो गया? तो प्रार्थना और याचिका पत्ती का प्रयोग करने के लिए उनकी आलोचना की गई। जो उदारवादी नेता थे यह प्रार्थना और याचिका में विश्वास करते थे और इसी कारण इन्हें आलोचना सहना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जन भागीदारी का अभाव था, यानी कि जो वहाँ के जनता थे यह उसमें भाग नहीं लिया करते थे और इसमें केवल एक संकीर्ण सामाजिक आधार शामिल था। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे यही सिर्फ इसमें शामिल थे। इसमें शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था और इस प्रकार पश्चिमी राजनीतिक प्रथाओं से विचार प्राप्त हुआ। ठीक है, जो इसमें नेता थे यह सभी शिक्षित वर्ग के थे, इसीलिए इसमें पश्चिमी राजनीति को समर्थन दिया गया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण तत्काल लाभ लाने में विफल रहा, लेकिन उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा की और राष्ट्रीय आंदोलन के आगे बढ़ाने की नींव रखी। ठीक है ना, यह तो शुरुआत में विफल रहा, लेकिन इन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी, जिसे आगे बढ़कर और भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो ये सभी उदारवादी चरण के नेता हैं। तो चलिए जिनसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक थे। जो दादा भाई नौरोजी है, यह जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उनके सदस्यों में से एक थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की थी, 1886, 1993 और 1906। इन तीनों अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनमें इन्होंने भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या की थी। जो ब्रिटिश साम्राज्य थे या किस प्रकार भारतीयों पर शोषण किया करते थे, इसी के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने पर वह ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले यह ब्रिटिश संसद के सदस्य में यह पहले एशियाई थे। भारत की राष्ट्रीय आय के गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लगाया गया था। इन्होंने वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय भारत का कुल उस समय 340 करोड़ रुपये था और प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया होने का अनुमान लगाए थे। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी। 1867-68 में उस समय भारत की कुल 340 करोड़ रुपये थे और प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया अनुमान लगाया गया था। तो इसके बाद है फिरोज शाह मेहता। तो इन्हें बॉम्बे का शेर यानी कि लायन ऑफ बॉम्बे के रूप में जाना जाता है।
1890 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था तो इन्होंने इसमें अध्यक्षता की थी। इसके बाद इन्होंने मुंबई क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1910 में किया था। कानून में उनकी सेवा के लिए उन्हें अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि प्रदान की है। इन्हें नाइट की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसके बाद है व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका जो अधिवेशन मुंबई में 1885 में किया गया था तो उस समय इसके अध्यक्ष WC बनर्जी ही बने थे। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी है यह हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वह थे WC बनर्जी। इसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1876 में राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने द बंगाली नाम से एक अखबार की शुरुआत की थी। इन्होंने एक अखबार की भी शुरुआत की थी, द बंगाली। इन्होंने 1869 और 1871 दो बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है इन्होंने 1869 और 1871 दो बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास किए थे, परंतु इन्हें 1869 में आयु विवाद के कारण प्रतिबंध कर दिया गया और वही 1871 में नस्ली भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है ना। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है इन्होंने दो बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, परंतु 1869 में इन्हें आयु विवाद के कारण प्रतिबंध कर दिया गया। वही 1871 में इन्हें नस्ली भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद है जस्टिस MG राणा डे। तो इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है ना। इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। जो जस्टिस MG राणा डे है इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक नेता थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। जो गोपाल कृष्ण गोखले है इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और जो गोपाल कृष्ण गोखले है इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी काल कब से कब तक का माना जाता है। ये MP PCS में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 1885 से 1905 ईस्वी के समय काल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी नेता है।
तो इनमें से सभी यानी कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी उदारवादी चरण के नेता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी यानी कि नरमपंथी के नेता है? यहाँ पे सही कर ले, मिस प्रिंटिंग हो गया है। बताइए इनमें से कौन उदारवादी चरण के नेता है? तो ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, ये उदारवादी चरण के नेता है। बाकी ये तीनों उग्रवादी चरण के नेता है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम भारत की आय की गणना किसने लगाया था? इसका भी होगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम जब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी तो उस समय प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी? ऑप्शन बी मात्र 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8, बॉम्बे का शेर के नाम से किस नेता को जाना जाता है? ये बीपीएससी ट्रे 1.0 में पूछा गया है। ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता को। क्वेश्चन नंबर 9, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।